चलिए इसमें नोट करें, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स consider a system of n particles of masses m1 m2 m3 till mn. Consider a system of n particles of masses m1 m2 m3 till mn. Suppose the forces f1 f2 f3. Suppose the forces f1 f2 f3 till fn exerted on them produce accelerations a1 a2 a3 till an respectively. फिर नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स in the absence of any external force F total is equal to 0. ठीक है, अब ये जो F total है ये क्या हो जाएगा, जितनी भी फोर्सेस हैं, उन्होंने बोला कंसिडर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। हमने बोला है कि एक कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और वो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी के सभी पार्टिकल्स का जो मासेस हैं वो मासेस हैं m1 m2 m3 टिल mn। इतने सारे मासेस हैं वो सारे के सारे। उसके बाद ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं कि सभी पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो F1 F2 F3 Fn है, जो अंदर ही लग रही हैं, सिस्टम के अंदर ही जो फोर्सेस लग रही हैं। प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें वो a1 a2 a3 टिल an, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। जैसे कोई भी सिस्टम होता है ना, तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, कि आपस में टकराते रहते हैं पार्टिकल्स। तो वो वाली फोर्सेज हैं ये F1 F2 F3 Fn, ये वो वाली फोर्सेज हैं। तो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने का मतलब क्या है कि जो टोटल रिजल्टेंट जो आएगा वो जीरो आएगा, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब, और ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि फोर्स जब भी लगती है तो मोशन होता है बॉडी के अंदर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी सिस्टम रखा हुआ है, तो उसके अंदर पार्टिकल्स पर तो फोर्सेस लग रही हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। लेकिन क्या वो जो सिस्टम है, क्या वो सिस्टम मूव कर रहा है? वो नहीं कर रहा है। वो मूव नहीं कर रहा है, इस वजह से वो जो अंदर लगने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं उन सबका जो सम है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। क्यों? अगर वो जीरो के बराबर नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा किसी एक डायरेक्शन में। समझ गए? सारी फोर्सेस का सम कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर टिल Fn वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब आप फोर्सेस की सबकी वैल्यू डालिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो F1 को मैं बोल दूंगा m1 इंटू ए वन वैक्टर, F2 हो जाएगा m2 इंटू a2 वैक्टर, F3 हो जाएगा m3 इंटू a3 वैक्टर Fn क्या हो जाएगा mn
इंटू ए एन वैक्टर इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। इसके बाद हम ये कहेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो इसको बोला जा सकता है m1 dv1 बाई dt प्लस m2 dv2 बाई dt प्लस m3 dv3 बाई dt प्लस डॉट 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 mn dvn बाई dt इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि क्या कोई चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है यहाँ पर? आपको डी बाई डी टी कॉमन दिखाई दे रहा है, सब में डी बाई डी टी कॉमन है। ठीक है, तो मैं डी बाई डी टी बाहर निकाल सकता हूँ। तो हमने डी बाई डी टी बाहर ले लिया। मैंने पहले टर्म में से डी बाई डी टी बाहर लिया तो क्या बचा, एम वन वी वन वैक्टर। दूसरे में से लिया तो क्या हो गया, एम टू वी टू वैक्टर। तीसरे में से तो एम थ्री वी थ्री वैक्टर। और प्लस डॉट 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 ये आ जाएगा एम एन वी एन वैक्टर इज इक्वल टू 0। अब जैसे एम वन वी वन है तो एम वन वी वन क्या हो गया उसका मोमेंटम पहले पार्टिकल का। तो डी बाई डी टी ऑफ P1 वेक्टर, M2 V2 क्या हो जाएगा P2 वेक्टर, M3 V3 क्या हो जाएगा P3 वेक्टर। ऐसे ही करते करते MN VN क्या हो जाएगा PN वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर किसी भी डिफरेंशियल का, अगर किसी भी टर्म का डिफरेंशियल अगर 0 होता है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट होता है। किसी कांस्टेंट का ही डिफरेंशियल 0 होता है तो इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है दिस इज कांस्टेंट। इट इंप्लाइज दैट P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर डॉट 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 टिल Pn वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये समझ में आ गया? हाँ, सभी को क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए प्लीज। रुद्रांश, दिवस, यस सर, अभिनव, क्लियर। समझ गए? ठीक है, यस सर। चलिए उसके बाद नोट करेंगे हेंस hence if no external force acts on a system hence if no external force acts on a system comma the total linear momentum of the system is conserved. The total linear momentum the total linear momentum of the system is conserved. Full stop. This is the law of conservation of linear momentum. This is the law of conservation of लीनियर मोमेंटम। हम इसको सिंपली मोमेंटम भी बोल सकते हैं, और लीनियर मोमेंटम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि अभी इसी चैप्टर में हमको एक नया टर्म पढ़ना है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसी चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास, ये मिटा रहा हूं मैं इस साइड से, लेफ्ट साइड से।
Now the position vector of the center of mass of n particle system of n particle system is given by, ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में कि जब मेरे को पोजीशन वेक्टर निकालना होता है किसी भी n पार्टिकल सिस्टम का, तो पोजीशन वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं, आर सी एम. R is for position and Cm is for center of mass. So RCM vector is equal to M1 R1 vector plus M2 R2 vector plus M3 R3 vector dot 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 till Mn Rn vector upon M1 plus M2 plus M3 plus dot 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 till Mn. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें जो ये डिनोमिनेटर में दे रखा है, ये सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे के सारे मासेस का, उनके सबके मासेस का सम है, जिसको हम कैपिटल एम बोल सकते हैं. तो मैं इसको ये कह सकता हूँ 1/m m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn rn वेक्टर. ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. तो d by dt of RCM vector is equal to 1/m d by dt of m1 r1 vector plus d by dt of m2 r2 vector plus d by dt of m3 r3 vector plus dot 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 d by dt of mn rn vector. mn rn वेक्टर मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास, मतलब मेरे को डी बाई डी टी करना है. डी बाई डी टी कॉन्स्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 1/m तो बाहर निकला रहेगा. ठीक है, m1 r1 वेक्टर का डी बाई डी टी, m2 r2 वेक्टर का डी बाई डी टी, तो सबका डी बाई डी टी कर देंगे हम, क्योंकि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/m. अब यहाँ जब मास m1 है, ये कांस्टेंट है, तो m1 ऐसे एज इट इज, और डी बाई डी टी ऑफ r1 वेक्टर. क्या होता है कि जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल वाली टर्म में, किसी वेक्टर वाली टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाता है और डिफरेंशियल होता है उस वेरिएबल वाली टर्म का. ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ r1 वेक्टर हो गया. सिमिलरली m2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ r2 वेक्टर प्लस m3 इंटू डी बाई डी टी ऑफ r3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में mn इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर एन वैक्टर, डी आर एन वैक्टर बाई डी टी. अब जब हम पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी. भाई सीधी सीधी बात है, जब पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है. जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन. यहाँ पर देखा था हमने. ठीक है, तो डी आर वन बाई डी टी, डी आर वन, आर क्या है, आर है पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन है. तो जब भी कभी पोजीशन को डिफरेंशिएट किया जाता है तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है. ठीक है, तो ये डी बाई डी टी ऑफ आर सी एम वैक्टर, देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ
RCM vector is equal to 1 upon m m1 v1 वेक्टर। इसी तरह से डी बाई डी टी ऑफ R2 वेक्टर क्या हो जाएगा, m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर डॉट 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 टिल mn vn वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटा, यहां तक बता दीजिए, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। अभिनव, दिवस, नित्या, रुद्रांश, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ यस चलिए सर। ओके, आगे चलता हूँ फिर मैं। जब हमारे पास ये टर्म आ गई m1 v1 m2 v2 m3 v3, तो m1 v1 क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम होता है। तो 1 अपॉन m ब्रैकेट में मेंशन करें p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर डॉट 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 pn वेक्टर। ठीक है, ये सारे के सारे मोमेंटम्स का सम है। अच्छा, जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने सिंपली dr1 बाई dt करा, dr1, तो यानी कि अगर पार्टिकल 1 है तो पार्टिकल 1 की पोजीशन को, अब पोजीशन का हमने d बाई dt करा, पोजीशन है ना ये, उसकी पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। तो जब इसको मैंने डिफरेंशिएट करा तो v1 वेक्टर आ गया। r2 वेक्टर को जब मैंने डिफरेंशिएट करा तो क्या आ गया, v2 आ गया। r3 वेक्टर को करा तो v3 आ गया। इसी तरह से जब मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। यहाँ पर v1 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। v2 वेक्टर आया तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। ऐसे ही मैं पूरे सेंटर ऑफ मास का जब डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v cm वेक्टर, v cm वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन m, और इसको आप बोल दीजिए कैपिटल P, इसको आप बोल दीजिए कैपिटल P। और क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो कैपिटल P वेक्टर बोल दो। ठीक है, और कैपिटल P वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू वी सी एम वेक्टर। कैपिटल P वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू वी सी एम वेक्टर। ठीक है जी, ये करने के बाद में फिर ये बाइनरी सिस्टम, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल वगैरह ये तो सिलेबस से हट चुका है। फिर सीधा आप आएंगे रिजिड बॉडीज, और हम अलग अलग तरीके की जो रिजिड बॉडीज हैं उनके सबके सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडीज ये मिटा रहा हूं इधर से। रिजिड बॉडीज में नोट करें, a body is said to be rigid if it does not undergo any change a body is said to be rigid if it does not undergo any change in its size and shape in its size and shape, comma, however large the external force may be acting on it.
however large the external force may be acting on it, however large the external force may be acting on it। जैसे हम ये कहते हैं कि कोई आयरन का पीस पड़ा हुआ है, हम उस पर कितनी भी फोर्स लगा लें, कितनी भी फोर्स लगा लें, तो उसमें कोई उसकी जो शेप है, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कोई वुड का पीस पड़ा हुआ है, हम लगाते रहें उसमें फोर्स, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो रिजिड है। ठीक। अब उसकी भी एक ना मतलब क्या मैं आपको बोलूं, उसकी भी एक लिमिट रहेगी। आप कहोगे नहीं जी, आपने यहाँ पर लिख रखा है हाउएवर लार्ज द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो मान लिया कि ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हम कोई बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स लगा देंगे तो शेप और साइज में फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली बात कर रहे हैं कि अगर नॉर्मली हम लगाते रहते हैं उसमें फोर्स, तो उसकी कोई शेप और साइज में फर्क नहीं पड़ेगा। और बॉडी की, किसी भी बॉडी की रिजिडिटी की जब हम बात करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप एक तरफ अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो एक बॉडी तो ऐसी है जिसपे कोई चेंज ही नहीं हो रहा, और दूसरी बॉडी ऐसी है कि आपने उस पर फोर्स लगाया तो इट इज फ्लेक्सिबल इनफ कि उसमें चेंज आ रहा है, आप उसको छोड़ रहे हैं तो वापस उसी बॉडी उसी शेप में आ जाती है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। और अगर फोर्स लगाने पर कोई साइज और शेप चेंज ना हो किसी बॉडी का, दैट इज कॉल्ड रिजिडिटी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप नोट करें, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी, इसमें लिखेंगे द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अ पॉइंट the center of mass of a rigid body is a point at a fixed position. The center of mass of a rigid body is a point at a fixed position is a point at a fixed position with respect to the body as a whole. With respect to the body as a whole. With respect to the body as a whole, मतलब ये है कि हमने ये सोचा कि हर एक बॉडी है, हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ उसका मास होता है। तो हमने ये कहा कि अगर किसी भी बॉडी की मैं बात करता हूँ, किसी भी रिजिड बॉडी की मैं बात करता हूँ, तो उसका जो मास है वो सारा का सारा एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है। ऐसा हम मान लेते हैं कि सारा का सारा मास जो है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड होता है, और उसी पॉइंट को हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास। तो कुछ रिजिड बॉडीज देखेंगे और उनके सेंटर ऑफ मास देखेंगे। बेसिकली सेंटर ऑफ मास जो है वो उनका ही जो सेंटर होता है, बॉडी का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास है। तो आप देखिए समझ जाएंगे, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी नहीं। मैं इधर से इसको मिटा रहा हूँ। तो जो भी हम बॉडी बनाएंगे उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना, जो हमको ऐसे भी कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाएगा, उसको ही हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे। सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पर लाई करता है। जैसे अगर मैं किसी स्क्वायर की बात करूं, तो स्क्वायर का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, जहां दोनों के दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, साफ समझ में आता है, जहां पर दोनों के दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका मिड पॉइंट होगा, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, उसी को सेंटर ऑफ मास बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ फिगर्स बनवाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले थिन रॉड,
तो इसमें थिन रॉड में क्या करेंगे कि यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। ये हमने कैसे अंदाजा लगाया, जो इसकी लेंथ है लेंथ का सेंटर, जो इसका ब्रेथ है ब्रेथ का सेंटर, दोनों जहां पर कोइंसाइड करेंगे वो आपका इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल सी से, तो ये हो गया कैपिटल सी। सेकंड है रिंग, सेकंड है रिंग। ये रिंग है, तो रिंग क्या होती है, रिंग ना बिल्कुल हॉलो होती है, मतलब बीच में कुछ नहीं होता, बीच में से खोखली होती है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा। रिंग एक ऐसा एक्सेप्शन है कि उसका सेंटर ऑफ मास रिंग की बॉडी पर लाई नहीं करता। ठीक है, बॉडी पर लाई नहीं करता, बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर लाई करेगा उसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसको मेंशन करें सी, यहाँ पर ये है सी। तो जो आपको समझ में आता है ना कि ज्योमेट्रिकली जो उसका सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक, हम पूरे के पूरे रिंग पर कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पर सारा मास कंसेंट्रेटेड है, इस पर है, इस पर है, इस पर है, इस पर है। क्यों? क्योंकि हर इंस्टेंट पर रिंग जो है वो अपनी शेप बदल रही है। हर इंस्टेंट पर रिंग का मतलब स्ट्रेट शेप नहीं है। ठीक, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर लाई करेगा। उसके बाद थर्ड है डिस्क। डिस्क ऐसे हो गई, तो डिस्क क्या है, रिंग तो बीच में से हॉलो है, लेकिन डिस्क जो है वो पूरी की पूरी सॉलिड है, पूरी सॉलिड है ये। तो जो इसका सेंटर है बीचों बीच, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। डिस्क के बाद अगला देखें, फोर्थ है रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना का मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास। तो रेक्टेंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास किस तरह से होगा, एक ये डायगोनल बना लीजिए, हाँ, और एक ये डायगोनल बना लो। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो गया इस रेक्टेंगुलर लेमिना का। ठीक है जी, उसके बाद बात करते हैं हम एक क्यूबिकल ब्लॉक। फिफ्थ है क्यूबिकल ब्लॉक। ये क्यूबिकल ब्लॉक है। तो क्यूबिकल ब्लॉक जो है ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर हो गई। तो इसके लिए सेंटर ऑफ मास किस तरह से निकाला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस रूम की बात करें, तो इस रूम में हम ये कहेंगे कि इसका जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है क्यूब का या क्यूबॉइड का, वो कैसे निकालते हैं कि मैंने वो वाला कोना ले लिया, और वो वाला कोना लेने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा कि मैं इधर वाला कोना ले लूंगा, इसका जो है अपोजिट। तो ये कौन सा हो गया, एक साइड का सबसे ऊपर वाला कोना, और ये हो गया उसके फ्रंट वाली साइड का सबसे नीचे वाला कोना। ये इसका एक डायगोनल हो गया। दूसरा, इधर से आप सबसे ऊपर वाला कोना लेंगे और इधर का सबसे नीचे वाला कोना लेंगे। कैसे? मैंने कहा कि ये वाला कॉर्नर आपने पकड़ लिया, जो फ्रंट वॉल है फ्रंट वॉल का एक तरफ वाला कॉर्नर पकड़ लिया, ऊपर वाला टॉप वाला। तो जो बैक वॉल है उसका नीचे वाला कॉर्नर, ये इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अब जो बैक वॉल है, बैक वॉल का ऊपर वाला कॉर्नर पकड़ो, दूसरा, है ना, और फ्रंट वॉल का नीचे वाला कॉर्नर। तो ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगे, दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। फ्रंट वॉल का ऊपर वाला कॉर्नर कोई एक साइड पकड़ लीजिए, ये वाली साइड पकड़ ली, तो इसका पीछे वाला कॉर्नर लेंगे दूसरी साइड का, बैक वाले का दूसरा। ऐसे ही
बैक वाले का ऊपर वाला कॉर्नर और फ्रंट वाले का नीचे वाला कॉर्नर। ठीक है, तो ये इनकी लॉन्गेस्ट डायगोनल होते हैं क्यूबॉइड के, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। अगला बेटा सिलेंडर। अगला है सिलेंडर। तो सिलेंडर में जो सिलेंडर की हाइट होती है ना, उस हाइट का मिड पॉइंट ले लीजिए, ये आपका सेंटर ऑफ मास होता है सिलेंडर में। फिर स्फीयर। स्फीयर में क्या है कि एक बॉल है, तो इस बॉल का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है, देखने में तो ये हमारा स्फीयर और डिस्क दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, ठीक, लेकिन ये थ्री डायमेंशनल, ये बॉल है। स्फीयर इज लाइक अ बॉल, है ना। अगला देखते हैं, स्फीयर के बाद नेक्स्ट है ट्रायंगुलर लेमिना। दोबारा बोलो, सिलेंडर। हाँ, नहीं, ये वाला जो कह रहे हो ऊपर, हाँ ये तो दे रखा होगा, ये तो दे रखा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका सिलेंडर का पूरा मास हम कहाँ कंसंट्रेटेड मानते हैं, तो सिलेंडर का सेंटर कहाँ बना सकते हैं इस पूरी फिगर का। हम ये कहेंगे जो इसकी हाइट है ना, वो हाइट यहाँ से भी उतनी दूरी पर है, यहाँ से भी उतनी दूरी पर है। हाँ, सर्कल का मिड पॉइंट होगा तभी पता चलेगा। सर्कल का मिड पॉइंट है ऊपर वाला, ऐसे नीचे वाला सर्कल का मिड पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करोगे तो हाइट पता चल जाएगी। हाइट का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास है, वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी है, देखो तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी वही है। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रायंगुलर लेमिना की। ट्रायंगुलर लेमिना, ट्रायंगल है। हाँ, बिल्कुल सही। इसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड कैसे होगा कि हमने यहां से एक मीडियन ड्रॉ करा, मीडियन क्या करता है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। फिर इधर से मीडियन ड्रॉ करा, ये इधर को सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। फिर इधर से मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये जो आता है ना, दिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रायंगुलर शीट, इसको ट्रायंगुलर लेमिना बोल देते हैं। 9th है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, इसकी जो हाइट है, हाइट दे रखी है h। बेटा इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, वो यहां से, ये हाइट h है, इसका 1/4 पोर्शन लिया जाता है, मतलब यहां से यहां वाली जो हाइट है, ये है h/4। ठीक है, इसकी 1/4 हाइट। तो वन, यहाँ से जो सर्कल है ना, नीचे जो सर्कल बनता है,
सर्कल के सेंटर से 1/4 हाइट, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन का ये होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी। अच्छा, अब बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ। ये तो सेंटर ऑफ मासेस के बारे में था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन आप इसको काफी आसानी से कोरिलेट कर पाओगे, जो लीनियर इक्वेशंस होती है ना हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो उससे आप कोरिलेट कर पाओगे। नोट करेंगे इसमें फर्स्ट इक्वेशन, इसमें लिखिएगा कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, कंसिडर अ रिजिड बॉडी rotating consider a rigid body rotating about a fixed axis with constant angular acceleration alpha, with constant angular acceleration, with constant angular acceleration alpha। तो क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, पता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बोलते हैं हम उसको। अच्छा, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसको हम रेडियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जैसे ए होता है डीवी बाई डी टी, उसी तरह से अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, वेयर
ओमेगा इज रेडियल वेलोसिटी। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को ये चीज क्लियर है ना? जैसे ए होता है, एक्सेलरेशन ए होता है डीवी बाई डी टी लीनियर मोशन के केस में, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के केस में। उसी तरीके से अगर मैं रोटेशनल मोशन की बात करूं तो रोटेशनल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ रोटेशनल वेलोसिटी। ये रेडियल वेलोसिटी या रोटेशनल वेलोसिटी है। ठीक है, अच्छा सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं प्लीज। हाँ, यस मेरी सर। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद हम कहेंगे इसमें कि डी ओमेगा, यहां से मैं डी ओमेगा की वैल्यू ले लूंगा अल्फा इंटू डी टी। और जब हमारे पास ये डी ओमेगा डी टी, जब ये छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं तो इनकी बड़ी होल वैल्यूज निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना होता है। तो हम नोट करेंगे एट टी इज इक्वल टू जीरो, at t is equal to 0, let omega is equal to omega naught, and at t is equal to t, let omega is equal to omega। ठीक है, integrating the above equation within these limits, integrating the above equation within these limits, within these limits, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखिएगा। इंटीग्रेशन डी ओमेगा, तो ओमेगा को जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो बेटा देखो लोअर लिमिट है ओमेगा नॉट और अपर लिमिट है ओमेगा। तो लोअर लिमिट हो गई ओमेगा नॉट और अपर लिमिट हो गई ओमेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी टी। यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है वो डी टी है, तो अल्फा जो है एक्सेलरेशन दैट विल बी कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। और डी टी कितना है? लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टी, तो जीरो टू टी। जैसे dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, ऐसे डी ओमेगा को इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, अपर लिमिट ओमेगा, अल्फा इज अ कांस्टेंट, अल्फा को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन जीरो से टी डी टी। अब ओमेगा की जगह आप अपर वैल्यू डालोगे, अपर लिमिट ओमेगा, माइनस फिर ओमेगा की जगह आप लोअर लिमिट डालोगे यानी कि ओमेगा नॉट। अल्फा एज इट इज है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा, और ब्रैकेट में एक बार टी की जगह टी और एक बार टी की जगह जीरो, तो टी माइनस जीरो। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, माइनस ओमेगा नॉट को उधर ले जाएंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो इसको आप कोरिलेट करके देख सकते हो, जो हमारी स्ट्रेट लाइन मोशन की जो इक्वेशन थी ना, उसमें जो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v थी हमारी फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पर क्या है? ओमेगा है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, और टी तो टाइम है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है, और एक दो दिन से थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ चल रही है, तो इस वजह से मैं आपकी सैटरडे को भी क्लास नहीं ले पाया। कल जो क्लास होगी वो होगी तो 9 बजे ही होगी, एक्स्ट्रा क्लास जो होगी वो 9 बजे होगी, तो 6 या 7 बजे तक मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप चेक कर लेना। और उसके सर आगे मैं कल तो इसको टेस्ट था। हाँ बेटा, मैं ना आपको अभी वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज भेज नहीं पाया, तो सारे बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करे होगी, तो बस 2 दिन और वेट कर लीजिए, फिर आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है, यस सर। हाँ जी।